लो तुम्हारा एक स्फीयर है, इसका एक सेंटर है जिसका रेडियस आर है, सेंटर को सी कहते हैं, ये तुमको स्फीयर है। और स्फीयर आता कहाँ से है? स्फेरिकल मिरर आता है स्फीयर से, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक स्फीयर है और तुमने उसको इधर से कट कर लिया, ये जो पोर्शन है तुम्हारा, मान लो इसने तुमने इसको पॉलिश कर दिया, दिस इज कॉल्ड इन स्फेरिकल मिरर, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इसको कट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, दिस टाइप, यही है ना, यही कटेगा ना ऐसा। तो ये हो गया तुम्हारा प्लेन साइड, दिस आउटर हो गया पॉलिश साइड, तो यही तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है। क्या समझा? तो इस तरह का जो मिरर होगा वो क्या कहलाता है? कॉनकेव, सही है। और मान लो तुमने इधर से कट कर दिया और इधर पॉलिश कर दिया, तो तुम्हारे पास ऐसा मिरर बनेगा कुछ इस तरह का। तो इस ये जो है वो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स। पढ़ लो भैया, बोर्ड में इम्तिहान में हर जगह यही आता है। हमको पता है कि तुम लोग सिर्फ 12th के मराठी बोर्ड के सहारे हो कि स्टेट बोर्ड का एग्जाम होगा, 12th पास कर जाऊंगा, पान का दुकान खोल लूंगा, इतना तो तुम हो सहारे, हमको मालूम है। कम से कम पढ़ तो लो। भूजा बेचने जाओगे तो कोई फिजिक्स की किताब ला के देगा, तब फाड़ के उसमें भूजा बेचोगे तो देखोगे अच्छा उसमें स्फेरिकल मिरर, तो तुमको याद आ जाएगा, अच्छा काश हम भी पढ़े होते ठीक से, तो भूजा नहीं बेचना पड़ता फिजिक्स की किताब के। भूजा मतलब भेलपुरी, उसको हमारे यहाँ भूजा बोलते हैं, समझा? हाँ, कन्वेक्स मिरर, तो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, और वो कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब लिख लो, एक 2-4 लाइन लिख लो। एक कर्व्ड और स्फेरिकल, लिखो, एक कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर, एक कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर is smooth reflecting part, smooth reflecting part in any shape of symmetrical curved surface such as paraboloidal, ellipsoidal, paraboloidal। नहीं सुन रहे हो तो बोलना ही पड़ेगा ना वैसे। पैराबोलॉइडल, इलिप्सोइडल और सिंड्रिकल। अब इसमें क्या है, 2 मिरर आते हैं, एक तो तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, एक दूसरा कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर हेडिंग बना लो, कॉनकेव मिरर, डेफिनेशन लिख लो। बच्चों की तरह लिखाना भी पड़ता है, वैसे हम लिखाते नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी लिख लो, तुम लोग लगे कि बच्चे हो तुम। कॉनकेव मिरर, if the inner surface of the spherical mirror act as a reflector, then the mirror is called concave mirror। रिफ्लेक्टर इनर सरफेस है, बाहरी एरिया पॉलिश्ड है, तो ये जो है तुम्हारा क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। सही है, कॉनकेव मिरर।
दूसरा तुम्हारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। if the outer surface of the spherical mirror act as a reflector, if the outer surface of the curved surface, क्या मिरर, स्फेरिकल मिरर, सॉरी, एक बार में सुने नहीं थे ना तो चुप रहा करो ना। if the outer surface of the spherical mirror act as a reflector, then the mirror is known as convex mirror। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, कुछ ऐसा, ये तुम्हारा अंदर से पॉलिश्ड है और बाहर से रिफ्लेक्टर है, मतलब रे अगर यहाँ से आके टकरा रही है, इसमें रे यहाँ से आके टकरा रही है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें जो है ना कुछ टर्म्स हैं जो आपको जरूरी है जानना। हाँ, इसमें बहुत सारे 10, 15, 12 टर्म्स हैं जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट वाइज पॉइंट हम इसको लिखते चलते हैं। देखो नॉर्मली तो मैं तुमको ऐसे ही समझा सकता हूँ यहाँ पर कि कौन चीज़ क्या है, तुम अपने जाके नोट्स अपना घर में बना सकते हो, लेकिन अगर लिखना चाहते हो तो लिखा भी देंगे। बोल दोनों में से क्या करना है, लिखाई दे तो लिखो। टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड, बच्चा वाला पढ़ाई हो रहा है, टू द स्फेरिकल मिरर। अभी दोनों के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं है कि कन्वेक्स के लिए अलग है और कॉन्केव के लिए अलग है। फर्स्ट पॉइंट में तुम लिखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला COC, COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो ना। अभी आता है तो फिर यहाँ क्यों आई हो? हाँ तो अभी आगे पढ़ो ना, अभी पता चल जाएगा ना कि तुमको क्या नहीं आता है इसमें। इट इज द सेंटर ऑफ ए स्फेयर, it is the center of a sphere of which the mirror is a part, the mirror is a part, the mirror is a part। दूसरा पॉइंट लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरा है रेडियस ऑफ ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। It is the linear distance between pole and center of curvature. It is the linear distance between pole and center of curvature। ठीक है, अब लिखो पोल। तीसरा, थर्ड पॉइंट है POLE, पोल। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। जनरल भाषा में लिखा रहा है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोर्थ प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ प्रिंसिपल एक्सिस, चौथा PA, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, it is an imaginary line passing through the pole and center of curvature लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट को फोकस, फोकस। अब बताओ जानने वाली लड़की फोकस किसको कहते हैं? जानने वाली लड़की से पूछा था मैंने। हाँ में हाँ मिला रही है तुम, क्या बोली वो? वो तो इमेज भी होती है।
तो इमेज का जहां बनता है उसी को फोकस करते हैं क्या? लिख, it is a point on the principal axis. It is a point on the principal axis where a beam of light parallel to principal axis after reflection either actually meets ये कॉन्केव में होगा एक्चुअली मीट, और अपियर टू मीट कॉन्वेक्स में, और अपियर टू मीट वही बात बोल रही थी वो, कन्वर्ज डाइवर्ज। ठीक है, फोकल लेंथ नेक्स्ट, फोकल लेंथ, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। द लाइन क्या लिखा? लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। तीसरा एपर्चर, और नेक्स्ट एपर्चर। एपर्चर ये क्या होता है? ये क्या होता है? एपर्चर लाइन ज्वाइनिंग द टू एंड्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसको एपर्चर कहते हैं। देखो ये तुम्हारा मिरर है ना, अगर तो ये जो लाइन तुम ज्वाइन कर रहे हो, दिस इज एपर्चर। लाइन ज्वाइनिंग द टू एंड्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, टू एंड्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो तुम्हारा मिरर है स्फेरिकल मिरर, यही है तुम्हारा स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां से सी है मान लो ये, तो ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ये क्या हो गया? तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? आर। बोलो, ये भी तो डिस्टेंस होगा ना। मिरर तो ऐसा है, मिरर में तो सर्कल बनना है ना ऐसे, तो ये तो सेंटर है इसका, पूरा का स्फीयर का सेंटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया यहां तक। फिर यहां से यहां ज्वाइन कर सकते हैं ना इसको, ये पॉइंट से ये पॉइंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो आपके पास ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो इसको? ये आर क्या है, ये आर क्या है, सब अलग अलग चीज है, ये एक ही बात है ना। ये कहलाता है रेडियस ऑफ अपर्चर, समझा। और सवाल एक बार ऐसा आया था, इसीलिए यहां पे थोड़ा मैंने कंसेप्ट क्लियर किया तुम्हारा, कि यहां पर ये जो है ना वो रेडियस ऑफ अपर्चर है और दिस इज सब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आपसे कभी कभी सवाल में ये नहीं पूछेगा कि आर कहां तक है। आर तो यहां तक है भाई, अंदर तक है, और ये डिस्टेंस डी है यहां तक, आर माइनस डी, दैट इज दिस डिस्टेंस, समझा। आपके नॉर्मली हम लोग थिकनेस को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अरे कर्व्ड सरफेस है, आप हमेशा ऐसे मान लेते हो ना, लेकिन है तो यहां तक कर। हम नॉर्मली क्या करते हैं, उस थिकनेस को, जो थिकनेस होती है बीच की, उसको हम लोग क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। लेकिन कभी कभी वैसे आ सकते हैं सवाल, समझा। तो ध्यान रहना चाहिए ये चीज, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू आर, ठीक है। तो खाली इतना याद रखो, बाद में अब करेंगे इसमें चर्चा। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ एपर्चर।
रेडियस ऑफ एपर्चर, बस इतना ही याद रखो। एपर्चर हो गया, रेडियस ऑफ एपर्चर। फोकल प्लेन, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, फोकल प्लेन। Focal plane, the plane passing through the focus, the plane passing through the focus and perpendicular to the principal axis, and perpendicular to the principal axis, and perpendicular to the principal axis is called focal plane। फिर शुरू हो गया ना। हाँ, अब लिखो पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज, PRAX, पैरेक्सियल रेज, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये पैरेक्सियल रेज। The ray which have very small angle of incidence, the ray which have very small angle of incidence is called paraxial rays। Angle of incidence, angle of incidence। टेंथ पॉइंट लिखो, मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज। A light ray incident on the mirror, a light ray incident, हम सबकी कॉपी आज चेक करेंगे, जिसके पास नोट्स नहीं होगा उसको कल से हम सजा देंगे। A light ray incident on the mirror, a light ray incident on the mirror at finite angle, at finite angle, at finite angle, लिख लिया। Then the ray is called marginal ray, theta is very large, या लार्ज लिखो, वेरी मत लिखो, लार्ज लिखो। दो तीन बात और ये है कि तुम्हारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कर्वनेस देता है, ठीक है, और रेडियस ऑफ एपर्चर गिव्स क्या, साइज ऑफ द मिरर। पॉइंट लिख लेना वहां पे नोट करके कि रेडियस ऑफ एपर्चर गिव्स द साइज ऑफ मिरर, रेडियस ऑफ एपर्चर गिव्स द साइज ऑफ मिरर, उसी से आएगा साइज, है ना। आर रेडियस हो गया। अच्छा, पोल क्या है, व्हाट इज द पोल? ऑलवेज पोल यही होगा क्या, एकदम यहीं पे होगा? यही होगा क्या? यह पोल भी एक इमेजिनरी पॉइंट है, या वी आर चूजिंग द पोल, या पोल फिक्स है? फिक्स है पोल, पोल इज नॉट फिक्स। अरे मान लो कि तुम्हारे पास मिरर ऐसा नहीं बड़ा है, तब क्या करोगे? इसका तो पूरा स्फेरिकल मिरर तो यहां तक आएगा, तो पोल यहां लोगे क्या? तब मेजर कैसे करोगे? समझ में आए बात? क्लियर हुआ? इसलिए कहा था कि ये सब नहीं पढ़ी हो तुम। तो लिखो, पोल इज द पॉइंट, एक अलग से इसको बोलते हैं कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। मैंने लिखा वहां पे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, उसके नीचे ये सब बात लिख दी है मैंने। पोल इज द पॉइंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर, ऑन ए स्फेरिकल मिरर टेकन बाय अस, टेकन बाय अस, spherical mirror taken by us, so that it is convenient,
so that it is convenient to measure the distance of object and image. So that it is convenient to measure the distance of object and image. ठीक है. और पैरेक्सियल रेज जो होता है, पैरेक्सियल रेज का क्या मतलब है कि थीटा इज अ वेरी स्मॉल. पहली बात तो यही है, ठीक है. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा, ये भी बात सही है, लगभग बात सही है ये सब, है. पैरेक्सियल वर्ड लिखा रहे, थीटा इज वेरी स्मॉल लिखा रहे, नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस लिखा रहे, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि तुम कोरेक्सियल एक्सिस ले रहे हो. नहीं समझ आया बात. पैरेक्सियल रेस कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर सिर्फ पैरेक्सियल रेस लिखा हुआ है तो पैरेक्सियल तो समझ गए कि थीटा इज वेरी स्मॉल है. लेकिन अगर पैरेक्सियल नहीं लिखा रहे कि इंसिडेंट वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो भी क्या होगा, वो पैरेक्सियल रेस होगा. अब एक चीज और दे दे कि इंसिडेंट रे इज नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो भी पैरेक्सियल एक्सिस. ठीक है. अगर रेडियस ऑफ एपर्चर इज वेरी स्मॉल लिखा रहे तो भी पैरेक्सियल रेज ही मानेगा. समझ आया. चाहो तो पॉइंट लिख लो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द रिगार्डिंग पैरेक्सियल रेज. पैरेक्सियल रेज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पैरेक्सियल रेज है क्या. पैरेक्सियल रेज नॉर्मली तो आप नियरर टू द ऐसे मानते हैं, नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, थीटा इज वेरी स्मॉल और रेडियस ऑफ एपर्चर का साइज बहुत कम हो तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड पैरेक्सियल रेज. फिर शुरू हो गया आना. आज पागल हो गया क्या, कितना पैसा है ये लोग को पैसा भेजने के लिए. वो सोच रहा है कोई एटीपी तो क्लिक करेगा तो पैसा मेरे को आ जाएगा. अब उसको पता ही नहीं कि इस मोबाइल पे मैं कोई बैंक अकाउंट नहीं रखता हूं सिवाय फोन पे के. इस मोबाइल से मेरा एक भी बैंक लिंक नहीं है सिवाय फोन पे के. अब फोन पे में 5-10 हज़ार से अलावा ज्यादा रखता भी नहीं मैं. मेरा पास है ना एक आईफोन छोटा वाला, देखो नहीं देखा ना अभी तक, देखा होगा शुरू में, नहीं लाया हूं मैं अभी तक. छोटा सा आईफोन है मेरे पास. पैरेक्सियल मतलब रेडियस ऑफ एपर्चर इज वेरी स्मॉल. ठीक है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना. रेडियस ऑफ एपर्चर इज वेरी स्मॉल और रेज आर नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस. जितना लिखना है उतना लिखो, तुमको समझने के लिए. 4-5 लिखा है ना पॉइंट. हाँ. थीटा इज वेरी स्मॉल, पैरेक्सियल एक वर्ड तो पैरेक्सियल दिया रहेगा, या तो एक वर्ड तुमको थीटा इज वेरी स्मॉल दिया रहेगा, नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस दिया रहेगा, या फिर ये लिखा रहेगा कि भाई एपर्चर इज वेरी स्मॉल, रेडियस ऑफ एपर्चर इज वेरी स्मॉल. अब देखो एक फार्मूला आता है जो तुम लोग को पढ़ना है. F बराबर R/2. पढ़ा है तुम लोगों ने, कभी पढ़ा है? 10th क्लास में पढ़ना था भाई, 10th में पढ़ना है. ठीक है. ये पूछता है एग्जाम में ना. ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है. और यहां पर इसका सेंटर तुमको C यहां पे मान लेते हैं. जरा गौर से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं. खासकर जेई वाले बच्चे तो और ज्यादा अच्छे से सुनो. नीट वाले तो सिर्फ इतना भी याद रख लोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन जेई वाले बच्चे थोड़ा गौर से सुनो. ठीक है. एक रे आई और रे निकल गई. ये निकल गई. ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा रेडियस, ये होगा सेंटर, है ना, R. ये भी होगा R. सही है. जरा आवाज कम करोगे ना तो मेरे को पढ़ाने में अच्छा लगेगा.
नहीं तो मैं सिंपल बोल दूंगा F बराबर R/2 होता है, कॉपी में लिख लो, बस काम खत्म। ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। इस पर एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे। ये क्या है तुम्हारा? फोकस है ना, F। ये C है, ये C है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, होगा ना? इसकी वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो क्या? कौन बजाएगा? नहीं, सच बताओगे तो कौन बजाया? R बाई R माइनस F। ये डिस्टेंस मेरे को बताओ, क्या निकाल सकते हैं हम लोग? क्या ये R/2 सेक थीटा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते क्या R/2 सेक थीटा? सोचो ना, दिस इज R/2 सेक थीटा। अब जरा सा सिर्फ इस ट्रायंगल पर ध्यान दो ना, ये थीटा है 90 डिग्री है, ठीक है? तो दिस अपॉन दिस अपॉन दिस करो। अरे cos थीटा बराबर क्या होगा? B/H। B/H होता है ना cos थीटा, तो H बराबर क्या होगा? B/ cos थीटा। तो B R/2 है ना? तो R/2 cos थीटा क्या हो जाएगा नीचे? R अपॉन R/2 अपॉन cos थीटा, तो ऊपर आ जाएगा तो sec थीटा हो जाएगा। वही किया है R/2 sec थीटा, ठीक है? अब जो फोकस है, फोकस तो यहीं से यहीं तक है ना, F तो यहीं से यहीं तक है ना, तो F का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा R माइनस R/2 sec थीटा। दिस इज F इक्वल टू R/2 R माइनस R/2 sec थीटा। क्या यही फॉर्मूला होगा? नहीं, एक्चुअली फॉर्मूला तो यही होगा। फॉर्मूला वही है, ये नहीं है। ये वैलिड होता है मार्जिनल रेस के लिए, नॉट फॉर द पैरेक्सियल रेस के लिए। इफ रेज आर पैरेक्सियल, इसका मतलब थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब कि सेक थीटा इज लगभग इक्वल टू 1। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, मेरा कंसिडरेशन क्या है कि हम रे को क्या मान रहे हैं? पैरेक्सियल मान रहे हैं, ठीक है? तो सेक थीटा को हम 1 मान लेंगे, तो F बराबर R माइनस R/2 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा? R/2, ठीक है? इसीलिए F इक्वल टू R/2। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, है ना? जल्दी इसको लिखो, इसमें बहुत, ये इस क्वेश्चन में तुमको क्या चेक करना है कि रेस पैरेक्सियल आर पैरेक्सियल और नॉट। तो कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे इसको? आर बराबर रेडियस कितना है? 5 है, रेडियस 5 है, ठीक? चलो, तो तुम एक काम करो कि एक रेडियस चेक कर लेते हैं। ये रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं C, और ये 3 सेंटीमीटर, यहां भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 3 ही होगा ना, ये भी 3 ही होगा, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि उधर मैंने ऊपर कर दिया तो ऊपर ही कर देते हैं इसको। यहां से यहां गया रे, ऐसे यहां से यहां गया, और कहीं से निकलेगा? F से निकला, सही है ना? ये तुम्हारा F है। अरे समझ रहे हो जो कह रहा हूं मैं? तुमको समझ आ रहा है? बस नहीं चाहिए और कुछ नहीं है। मरियम क्लियर है? हाँ। तो तुमने क्या देखा कि यहां से 3 है और यहां से तुमको 5 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये थीटा है, ठीक? तो थीटा की वैल्यू निकाल के देखो तो कितना आएगा?
कितना आ रहा है? थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? अगर ये 3 है ना, यस, और ये 5 है तो ये 4 होगा, तो थीटा बराबर 37। अब भाई 37 क्या छोटा एंगल है? तो रेस फेरेक्सियल है कि मार्जिनल है? तो फिर फॉर्मूला कौन सा चेक होगा? F बराबर R बाई R माइनस R बाई 2 थीटा। अब निकालो आंसर, समझा? हाँ तो निकालो ना आंसर। अब कितना आ रहा है? 15 बाई 8 सेंटीमीटर। 15 बाई 8 सेंटीमीटर। आया 15 बाई 8। नेक्स्ट, चले जाओ ना यार, तुमको ऐसे भी समझना थोड़ा ना। जाओ ना, तुमको जिसको जाना है जाओ ना, बैठ के करना क्या है? आधा घंटा लेट आए हैं, उस वक्त भी मस्ती किया है। हम तो ऐसे भी आधा घंटा लेट आए हैं, लेकिन नहीं, पढ़ना रहे तो तुमको मन लगे। यहाँ पर सिर्फ छापने आते हो, मस्ती करने आते हो तो क्या मन लगेगा? सीटी बजाने आते हो तुम लोग। ये बात अभी तक हम रफीक सर को तो नहीं कहेंगे, कह देते तो फिर तुम्हारी गार्जियन को बुलाना पड़ जाता है, इसलिए यहीं तक तुम करके छोड़ दिया मैंने। ठीक है, एक रे आया ऐसे, ऐसे निकलेगा। ठीक है, एक रे आया ऐसे और ऐसे निकल गया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है, मान लो ये C मान लो, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। सही, पूछ रहा है CQ निकालना है। फाइंड CQ, फाइंड CQ, फाइंड CQ। फाइंड CQ कैसे करेंगे? फिलहाल तो थीटा अभी आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मान सकते हैं, है ना? मतलब ये आई तो ये भी आई, तो उसी हिसाब से सोच लीजिए कितना आ रहा है। अगर ये पैरेलल लाइन है, ध्यान रहे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना? तो ये अगर पैरेलल है तो ये भी आई हो जाएगा ना, है ना? तो ये कितना होगा? पाई माइनस 2i। अरे सही है ना? अब तो बना सकते हो, साइन रूल लगा दो, साइन रूल लगा दो, साइन रूल लगा दो, बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ तो मुझे कि इसके सामने वाला एंगल i, एक मिनट, इसके सामने वाला एंगल i, इसके सामने वाला एंगल i, इसका मतलब ये लाइन और ये लेंथ बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं x, यूज साइन रूल, और भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे रूल से बन सकता है ये। यूज साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है? x अपॉन साइन i, x अपॉन साइन i, x अपॉन साइन i इज इक्वल टू, ये तो r है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो r अपॉन साइन पाई माइनस 2i। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है? x की वैल्यू कितनी आ रही है? अरे x ही तो CQ है, x ही CQ है ना, तो x निकाल लो। जल्दी करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ जाएगी r/2 cos i। अब यहां पर ना बहुत ये जो रिजल्ट है ना, ये बड़ा मतलब खतरनाक रिजल्ट है। इससे क्या पता चलता है? देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसी को बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन भी बोलते हैं इसको।
हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा जो रे भी आएगा पैरेलल सबको फोकस से जाना चाहिए, बट जितना दूर लाइन होगा फोकस से उतना दूर भाग रहा होगा। देखो यहाँ x की वैल्यू cos i पर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है cos i पर डिपेंड। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब यह है कि क्या चेंज हो रहा है, फोकस भी बदल रहा है। इसी को बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। क्या समझा? बात समझ आई? क्या समझाना चाह रहा हूं मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये cos i की वैल्यू बदलती है तो x की वैल्यू बदलेगी ना। अगर तुम कोई लाइन को यहां से फेंको, यहां से फेंको, यहां से फेंको, अलग अलग फोकस बन रहा होगा, है ना। और लेकिन होना क्या, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सभी पैरेलल रेज को एक ही फोकस से गुजरना चाहिए। तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। लेकिन यहां क्या होगा तुमको, इसीलिए क्या कहा जाता है कि थीटा का जो वेरिएशन होना चाहिए पैरेक्सियल रेज के लिए 1 डिग्री टू 5 डिग्री होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। हाँ, पैरेक्सियल के लिए स्मॉल। अब ऐसा नहीं हो कि थीटा अगर अब यहां पे अगर cos 0 से 1, cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री तक एक ही तरह का वैल्यू आता रहेगा, लेकिन cos 37 मेजर चेंज आ जाएगा, 53 मेजर चेंज आ जाएगा। तो आपको चेक करना है कि वैल्यू क्या आ रही है। समझा क्या? क्लियर है? ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतना ही, है ना। मन तो और था, ये चस्का मस्का खाने के बाद छोड़ देते हैं।